कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं। बड़े नादान हैं वो जो किनारे बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। आज हम क्या देखेंगे? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट की क्या क्या जो प्रावधान था, रोलेक्ट एक्ट का क्या क्या पृष्ठभूमि थी, रोलेक्ट एक्ट के में क्या कैसे कैसे गांधी जी ने भूमिका निभाई थी और लोगों ने कैसी अपनी जो है ना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और काला कानून का विरोध किया था। अंग्रेजों का थोपा हुआ एक लोगों पे एक तरह से बताया जाए जो भारतीय नागरिकों पर कठोर दमनकारी नीति अपनाई थी, उस नीति के लिए भारतीय जनता ने कैसे विरोध प्रकट किया था और क्या क्या बहिष्कार किया था, आज ये हमारे टॉपिक होगा। और इसी टॉपिक में होगा प्रथम विश्व युद्ध के काल जो था और भारतीयों ने जो ब्रिटिश शासन प्रणाली को समर्थन किया था प्रथम विश्व युद्ध में, इसलिए किया था कि इनको पूर्ण स्वराज का दर्जा मिलेगा, मगर ये नहीं हो पाया। और गांधी जी ने इसमें जो सत्याग्रह चलाए थे वो कौन कौन से चलाए थे और क्या क्या हुआ था, दमनकारी नीतियों के विरुद्ध एक कठोर तरीका से प्रबल तरीका से सत्याग्रह चलाया था। तो वो आज अपना टॉपिक होगा। भारतीय संदर्भ में काला कानून ये रहेगा, सरकार द्वारा लागू किया गया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रबल तरीका से विरोध प्रकट किया गया था। भारतीय समाज पे प्रभाव पर लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या अंग्रेजों ने साजिश रची थी वो भी रहेगा इस पे। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखेंगे रोलेक्ट एक्ट, भारतीय संदर्भ में काला कानून भी कहा जाता है। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह कानून भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान लगाया गया था। इसे भारतीय जनता के बीच अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रोलेक्ट एक्ट की पृष्ठभूमि क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। इसके बाद भारत में राजनीतिक असंतोष बढ़ता चला गया और भारतीय नेताओं और जनता को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने के बदले उन्हें स्वराज स्वशासन मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमनकारी नीति को अपनाया था। रोलेक्ट एक्ट समिति की स्थापना 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों और अशांति को नियंत्रित करना था। मतलब फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा था उसको कुचलने के लिए ये 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। रोलेक्ट एक्ट के प्रावधान अदालत के में मुकदमे चलाने की जरूरत नहीं। इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना सबूत के तहत उन पे मुकदमा चला सकती थी और उनको कठोर से कठोर दंड दे सकती थी और उन्हें मुकदमे के तहत जेल में डाल सकती थी। न्यायिक अधिकारों का उल्लंघन, न्यायिक अधिकारों का उल्लंघन इस कानून के तहत गिरफ्तारी, हिरासत और नजरबंदी में न्यायिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य नहीं था। देखिए कितना जो है ना भारतीयों पे जो बोला जाए एक तरह से अत्याचार ब्रिटिश शासन प्रणाली ने किया था, तो उनका अधिकार जो बोला जाए हम भारतीयों का अधिकार भी छीन लिया था। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि क्या अगर आज के दौर में ब्रिटिश शासन भारतीय उपमहाद्वीप में होता तो क्या हम चलने देते? आज की पृष्ठभूमि कुछ अलग है और ब्रिटेन आज के अगर दौर होता तो ब्रिटेन तो ऐसा जो ब्रिटिश शासन प्रणाली थी वो तो ऐसे घुटने के बल पे गिरती कि जो कहीं नहीं गिर पाती, समझ गए ये। मगर आज उस दौर का और आज के दौर से अगर तुलना करेंगे, अगर हम थोड़ी सी रिलेटेड करके दिखाएंगे तो आप ब्रिटिश राज प्रणाली को भी थोड़ा सा अपने भारतीय राज प्रणाली से आप लोगों को दिखाना होगा और भारत कैसे सशक्त तरीका से आज के दौर पे अपना एक पहचान बना चुका है। और यहाँ आज की पब्लिक की जो जागरूकता है, जो एक बोला जाए अवेयरनेस है, एजुकेशन के सिस्टम में देखिए या फिर किसी भी या आर्म्स के सेक्टर में देखिए आप या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देखिए, तो ब्रिटिश आज जो है ना ब्रिटिश शासन प्रणाली आज के दौर में 1 मिनट भी भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं टिक पाता। ये जरूर एक पॉइंट कोटेशन आप लोग कीजिएगा। अब यहाँ पे ब्रिटिश शासन प्रणाली की दूसरा कठोर
जो एक प्रावधान लागू किया था और लाया था भारतीयों पे, जो दमनकारी नीति जो अपनाई थी, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बी टू नोटेड दिस पॉइंट, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबद्ध करना। किस पे? प्रेस पे और सभा पे। कोई सभा नहीं कर सकते और कोई भी प्रेस भारतीय के हितों में कोई भी मैगजीन, कोई भी पत्र पत्रिका नहीं छाप सकते, संचालित नहीं कर सकते। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता में जनसभा पर भी रोक लगा दी गई थी। गुप्त ट्रायल की अनुमति दी गई थी। गुप्त ट्रायल क्या थी उस टाइम में? उनका कोई साक्ष्य जो है ना अदालत और सरकार के अकॉर्डिंग सामने नहीं रख सकते, उनको दमन करना ही करना है। किसी भी व्यक्ति पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता था और उनके खिलाफ सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब उनका जो बोल दिया, ब्रिटिश शासन प्रणाली ने जो बोल दिया वो हो गया। उस टाइम में ये कानून था, सीधा सीधी आप लोग ये समझिए। रोलेट एक्ट का प्रभाव और विरोध। महात्मा गांधी का नेतृत्व। इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन शुरू किए थे और उन्होंने यह आंदोलन बहुत सुचारू तरीका से भी संचालित किया और इनमें महत्वपूर्ण और असंवैधानिक करार भी दिया था। मतलब एक तरह से असंवैधानिक करार कैसे कि इसको दबाने के लिए जो है ना ब्रिटिश शासन प्रणाली हर हद पार कर चुकी थी। ये एक जो है ना लाइन आप लोग कीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का एक जीता जागता उदाहरण है। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोलियों का आदेश दिया जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए और यह घटना ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के आक्रोश को बढ़ा दिया था, क्योंकि जो है भारतीय जो थे उस टाइम में अपना एक जो बोला जाए शांतिपूर्वक अपने मांगों के लिए रख रहे थे, सभा कर रहे थे, मगर जनरल डायर ने वहां पे गोलियों का आदेश दिया और गोली चलवाई। महात्मा गांधी भी जो है उसमें, गांधी जी भी उस सत्याग्रह में जो है ना नहीं गए हुए थे। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं उनका आह्वान ये भी था कि उन्होंने पीछे थे, वो गए हुए थे, पीछे थे, मगर उन्होंने एक आह्वान किया था कि आप जब गोली जब चलने लगी तो उन्होंने आवाज दी कि जो जितने भी भारतीय हैं वो लेट जाए, बैठ जाए। समझ गए आप? सत्याग्रह आंदोलन, ये कोटेशन मत दीजिएगा कि इसमें भारतीय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गांधी जी नहीं थे। गांधी जी थे, पीछे थे, उन्होंने थोड़े लेट पहुंचे हुए थे, मगर पीछे उन्होंने आह्वान किया। आदेश जब उधर से गोली चलने लगी तो उन्होंने पीछे से आह्वान किया और आवाज लगाई कि आप लोग बैठ जाएं और लेट जाएं। तो ये चीजें आप लोग को, ये पॉइंट वहां पे भी आप लोग को दिखाना होगा। सत्याग्रह आंदोलन, बहुत सारे इतिहासकार आपने, हमारे एस मजुमदार का आप देखिए, बहुत सारे इतिहासकार जो हैं आप देखेंगे, आप सतीश जी का आप उनका देखेंगे, या फिर आप इरफान हबीब की तरफ आप चले जाइए, या और भी जो भारतीय इतिहासकार है उन्होंने अपने इतिहासकार में बहुत सारी ऐसी चीजें जो है ना लिखी हुई है, अपने बुक्स में लिखी हुई है। तो मैं बुक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को बोल रहा हूँ, याद रखिएगा आप लोग। सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाए जिसमें बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए थे। अब यहाँ पे लोग जाहिर सी बात है, जनसभा होगा और काला कानून के विरोध करने के लिए, तो जाहिर सी बात उस टाइम में ऐसे जनमानस पे इतनी अत्याचार ब्रिटिश सरकार ने की थी कि हर इंसान उठ चुका था और ब्रिटिश सरकार से जो है ना अपने आजादी के लिए मांग कर रहा था। एक स्वशासन की, एक स्वराज की हर इंसान जो है ना, हर भारतीय सपना देख रहा था। रॉलेट एक्ट की आलोचना और विश्लेषण अगर हम करें तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लोकतंत्र के खिलाफ सबसे पहला पॉइंट होगा, याद रखिएगा आप लोग। यह कानून नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक कानूनों के खिलाफ था। यह ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रवैये को दर्शाता है। भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ा था? इस कानून ने भारतीय जनता को यह समझने में मदद की थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीय हितों की अनदेखी कर रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने का एक मेन कॉज और एक मेन कारण ये भी था। रॉलेट एक्ट के विरोध ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी थी। मतलब एक तरह से तन मन में ऊर्जा जो है ना, बोला जाए एनर्जी डेवलप एक तरह से भर दी थी कि भाई अब जो है ना करो, डू एंड डाई की स्थिति आ गई, करो और मरो की नीति आ गई थी आप लोगों को उस टाइम में। और यही से जो है ना आंदोलन, भारतीय आंदोलन जो है ना अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचा था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही।
ये आप लोग पॉइंट रखिएगा। गांधी जी का सत्याग्रह और जनता का सहयोग एकजुट का उदाहरण बताता है। अगर हम भारतीय इतिहास अगर अगर आप लोग पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें आप लोग को ये बिल्कुल प्रबल तरीका से देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय निंदा, ब्रिटिश सरकार को उस कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना का सामना करना पड़ा था। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हो रहा है। कहाँ कहाँ कर रहे हैं? फ्रांस में पत्रिका के द्वारा हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि अमेरिका तो उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलग हो चुकी थी, अमेरिकन क्रांति हो चुकी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था। और काफी जो है ना यूरोप के ऐसे देश थे जो ब्रिटेन की जो है नीति से जो है ना उनके उब चुके थे, और उनकी उन नीति का जो बोला जाए साम्राज्यवादी स्थापित का होड़ जो था, उससे बिल्कुल एक तरह से वो पक चुके थे, और उसकी आलोचना तो होना ही होना था, जाहिर सी बात है। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम में इंटरनेशनल बहुत सारी मैगजीन, पत्रिका उसमें अपना एक जो हेडिंग भी डाला था और चाला भी था। ब्रिटिश में इवन के ब्रिटिश जो पत्रिका थी, ब्रिटेन का जो पत्रिका था, ब्रिटेन में भी इसका आलोचना, कई सारे जो है ना आलोचनात्मक टिप्पणियां वहां पे भी आई थी। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, मगर सबसे ज्यादा प्रबल तरीका से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में और फ्रांस में हुआ था। आपको इधर में रसा के तरफ से भी बहुत सारी चीजें ये हुई थी। और उसी टाइम में जो है ना भारतीयों ने भी जो है ना गुप्त चुप करके अपने रेडियो का उस पर संचालन करना, पर पत्रिकाओं का गुप्त छुप के जो है ना संचालित करना, एक दूसरे के पास संदेश भेजना, और ये सब चालू हुआ था। अब यहाँ पे देखा जाए, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो हमने देख लिया। अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन और इसका प्रभाव, मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, देखा जाए कि रॉलेट एक्ट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसने भारतीयों के दिलों में ब्रिटिश शासन के प्रति अविश्वास और असंतोष को बढ़ा दिया था। यह कानून ब्रिटिश शासन के दमनकारी चरित्र को उजागर कर दिया था, और यह भी दिखला दिया था कि भारतीय जनता ने अपने अधिकारों के लिए कैसे एकजुट होकर संघर्ष कर रही है, और अपने स्वराज के लिए, अपने स्वदेशी शासन के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता ने, भारतीय